हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस ध्यान से पढ़िए, आपको बढ़िया समझ में आएगा यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर लिखा है। तो यहाँ पे हमको समझना जरूरी है किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट है क्या। तो बच्चों मेजरमेंट होता है आपका, मेजरमेंट होता है आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो बच्चों फिजिक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे उसके फॉर्मूलास पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, लॉस पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब का मेजरमेंट किया जाता है, उस सब को मेजरमेंट किया जाता है। और मेजरमेंट का मतलब होता है क्या, नंबर और यूनिट को साथ में लिखना। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं नंबर और उसको यूनिट के साथ लिखता हूं तो वो मेजरमेंट हो गया। बोलने का मतलब समझाता हूं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी आपका है लेंथ। क्या है बताओ? लेंथ। तो लेंथ को मैं लिख रहा हूं 5 मीटर। तो एक बात बताओ, 5 क्या है यहाँ पे बताओ? नंबर है। 5 क्या है यहाँ पे? नंबर। और एम क्या है यहाँ पे बताओ? यूनिट है। मीटर क्या है यहाँ पे? यूनिट है। इससे हमको पता चल रहा है, बताओ, कि यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी कौन है? लेंथ, जिसको मैं मेजर किया हूं कितना बताओ? 5 मीटर। अब 5 मीटर मेजर किया हूं तो लिखा कैसे हूं? 5 नंबर है, मीटर यूनिट है। तो नंबर और यूनिट के साथ लिखना आपका मेजरमेंट होता है। वैसे ही आप बोल सकते हो, जैसे कि मेरे को बात करना है मास के बारे में, तो मान चलो मास में लिख रहा हूं यहाँ पे 2 kg। तो 2 क्या हो गया बच्चा यहाँ पे? नंबर। 2 क्या हो गया? नंबर। और केजी मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका? किलोग्राम। केजी मतलब किलो हो, क्या हो गया? यूनिट। किलोग्राम, किलोग्राम क्या है बताओ? आपका यूनिट है। ऐसे आप ले सकते हो, टाइम भी ले सकते हो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम को आप लिख सकते हो 6 सेकंड लिखते हो। तो 6 क्या हो गया आपका? नंबर। और सेकंड मतलब क्या हो गया आपका? यूनिट। अब ऐसा फोर्स को बोल सकते हो 5 न्यूटन। तो 5 नंबर हो जाएगा, न्यूटन यूनिट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, मेजरमेंट क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या नंबर और उसको यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना आपका होता है क्या? मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का हमने को क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट। अब नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है? अपने को मेजरमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? तो आप समझिए, किसी चीज को आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक ये रॉड है, मेरे पास एक ये रॉड है और एक ये रॉड है। अब यहाँ मैं बोलूंगा ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे साफ क्लियर नहीं पता चल रहा है ये बात, ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, ये छोटा है तो कितना छोटा है। तो इसका कंपेयर एग्जैक्टली आपको करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका लेंथ और इसका भी लेंथ, कि भाई इसका लेंथ यहाँ पे है आपका 10 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो पता चल रहा है, हाँ ये बड़ा है, ये छोटा है। ये 4 सेंटीमीटर से कितना बड़ा है? 10 सेंटीमीटर। कितना बड़ा है? 6 सेंटीमीटर ज्यादा है इस वाले से। और ये कितना छोटा है? 6 सेंटीमीटर छोटा है इससे। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं किससे बताओ? मेजरमेंट से। तो इसका लेंथ का मेजरमेंट करके आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा छोटा है। क्लियर बात? और आप जैसे कि मान के चलो एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर आपको बोलता है कि आप थोड़ा दवाई ले लेना। जैसे कि आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आप इसमें का थोड़ा दवाई ले लेना। ऐसा बोलता है तो आप क्लियर होते हैं क्या कि थोड़ा दवाई क्या होता है? थोड़ा मतलब कितना होता है? 1 चम्मच लेना है, आधा गोली लेना है, 1 गोली लेना है, 3 गोली लेना है। थोड़ा क्या है भाई? यहाँ पे क्लियरली नहीं है यहाँ पे। बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या बताएगा? मेजरमेंट। अब आपको डॉक्टर बोलता है यहाँ पे क्या, कि 500 mg का 2 टैबलेट आपको एक दिन में 2 बार यूज करना है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि हमको पता है जो टैबलेट लेना है वो 500 mg का लेना है और 2 बार लेना है। तो 500 mg क्या हो गया? टैबलेट का मेजरमेंट हो गया कि एक बार में 500 mg से ज्यादा नहीं खाऊंगा। ठीक है ना, उससे कम खाऊंगा तभी मेरे शरीर में ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे 500 mg क्या है आपका? परफेक्ट मेजरमेंट। 500 हो गया नंबर और mg हो गया आपका यूनिट। और यहाँ से हमको पता चल रहा है उसका क्या बताओ? फिजिकल जो भी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट पता चल रहा है। तो यहाँ में एग्जैक्ट, साइंस में एग्जैक्ट चीजें समझ में आती है, इसलिए हमको मेजरमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, आप कहीं भी देखिए कम्युनिकेशन करना है, मान के चलो अपने को कम्युनिकेशन कैसे करना है, हम अपना एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट करना है। तो मान के चलिए आप यूएसए में कोई रहता है और आप यहाँ इंडिया में रहते हैं। तो यूएसए में देखेंगे तो आपका मास क्या होता है? मास का यूनिट होता है पाउंड। अपने इंडिया में क्या होता है? किलोग्राम। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को, मास को समझते हैं किलोग्राम से और वो समझते हैं यूएसए वाले पाउंड में। तो यहाँ पे
यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे 2 पाउंड और आप बोलोगे 1 किलोग्राम, यहाँ पे समझ में आएगा नहीं 2 पाउंड क्या बोल रहा है, और आप बोलोगे, वो बोलेगा 1 किलोग्राम क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन सही तरीके से करने के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है किसके बारे में बताओ, मेजरमेंट के बारे में। और यहाँ पे आपको यूनिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन क्या बताओ, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें पूरा वर्ल्ड वाइड जो एक यूनिट सिस्टम चलता है, जो कि होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या हो गया, आप अमेरिका जाएं, आप ब्रिटेन जाएं, आप जापान जाएं, आप इंडिया में आए, हर जगह वो यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहां पे लेंथ को मीटर बोलेंगे, तो यहाँ भी लेंथ को मीटर बोलेंगे, अमेरिका में भी लेंथ को मीटर बोला जाएगा। वैसे ही मास को किलोग्राम यहाँ है तो हर जगह किलोग्राम बोला जाएगा। फोर्स को यहाँ न्यूटन बोलते हैं, तो देश के हर एक जगह में फोर्स को क्या बोला जाएगा, न्यूटन बोला जाएगा उसका यूनिट को। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो यहाँ पे ये सब चीज को हमको समझना है। तो आपको समझ में आया होगा मेजरमेंट क्यों जरूरी है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है आपका क्या, फिजिकल क्वांटिटी आता है। क्या वर्ड आता है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में, वो क्वांटिटीज होते हैं साइंस में, वो क्वांटिटीज होते हैं जिसको मैं नंबर और यूनिट के साथ लिख सकता हूँ, जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, है ना, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, सीधी सी बात। और उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कैसे बताओ, उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कैसे, नंबर और यूनिट के साथ, नंबर इनटू यूनिट के साथ। वो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक को अपन बोलते हैं बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो होता है उसको मैं बोलता हूं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। एक क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है बच्चा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, वो क्वांटिटीज होते हैं जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये एक बेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, बेस क्वांटिटी। ये एक बेस क्वांटिटी है ना। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी। मतलब कि क्या बोल रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ को मैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकता, इसको बता नहीं सकता कि भाई ये किसी और पर डिपेंड करता है। लेंथ लेंथ है, वैसे ही मास मास है। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, है ना। इसको डिराइव नहीं किया जा सकता अदर क्वांटिटी से। बट डिराइव क्वांटिटी वो होता है, डिराइव क्वांटिटी वो होता है जो क्या होता है बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इट इज डिराइव्ड बाय, इट इज डिराइव्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या कर सकता हूं बताओ, डिराइव कर सकता हूं। मतलब सीधी सी बात है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी को थोड़ा समझा दो सर, हमको समझ नहीं आया। तो डिराइव क्वांटिटी मतलब होता है बच्चे स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आपका डिराइव क्वांटिटी है। स्पीड को मैं डिराइव कर सकता हूं डिस्टेंस और टाइम से, लेंथ और टाइम से, क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रहा है लेंथ और टाइम। और लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है, ये लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए बोल सकता हूं मैं इसको डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं फिर आगे समझाता हूं। मतलब मैं बात करना है यहाँ पे कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप के होते हैं। टाइप नहीं है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलूंगा फंडामेंटल क्वांटिटी में, मैं बोलूंगा मास। दूसरा मैं बोलूंगा लेंथ। तीसरा मैं बोलूंगा यहाँ पे टाइम। चौथा मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पांचवा जो होगा इसको मैं बोलूंगा टेम्परेचर।
छठवां जो होता है उसको मैं बोलता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां जो होता है इसको मैं बोलता हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, इधर को मिटा दूंगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो, इसको मेजर किया जाता है, इसका यूनिट जो होते हैं, यूनिट मतलब एसआई यूनिट बोलते हैं, आगे बताएंगे एसआई यूनिट के बारे में, बट यहाँ पे समझिए एसआई यूनिट क्या होता है मास का। तो भाई मास का एसआई यूनिट होता है आपका किलोग्राम, इसको आपको दिमाग में रखना है। लेंथ का यूनिट होता है क्या बताओ, मीटर। क्या होता है, मीटर। इसको समझ गया ना, किलोग्राम बोल रहा हूं तो किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया एम से। टाइम से हो जाएगा ये सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट से हो जाएगा बच्चा ये एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किससे बताओ, एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और इसका होता है केल्विन। ठीक है, तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और केल्विन भी यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, जिन्होंने अपने को फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है आपका मोल, ठीक है, फुल फॉर्म लिखोगे दसा मोल, केल्विन को लिखेंगे दसा केल्विन, ठीक है, एम्पियर लिखेंगे तो इस तरीके से एम्पियर होगा, वैसे ही सेकंड लिखेंगे तो इस तरीके से सेकंड हो जाएगा, मीटर लिखना है तो ऐसे मीटर लिख सकते हैं, और किलोग्राम लिखना तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम। वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसको अपन दूसरे क्वांटिटी का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते। मतलब मास मैं दूसरे क्वांटिटीज नहीं ला सकता, क्योंकि मास दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास मास होता है, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे लेंथ लेंथ होता है, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। टाइम टाइम होगा, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सेम टू सेम ये सब होगा। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, मास के बारे में हम जानते हैं, लेंथ के बारे में जानते हैं, टाइम के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी क्लास 10 में पढ़ ही लिए हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर भी हमको पता ही है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो बच्चे इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में ये आपका होता है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि किसी बॉडी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, ये सब चीज के बारे में बताता है, इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल रहा है, किसी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स, तो ये बताता है मोल। ठीक है, पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, क्लास 11th में आया हूँ, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है ये और समझ नहीं आ रहा है सर। अब बच्चों इसको ऐसे समझो, जैसे आपके घर में बिजली है, लाइट है, अब लाइट जल रहा है, अब आपका घर में लाइट है, लाइट जल रहा है, एक बल्ब जलेगा तो इंटेंसिटी रहेगा कुछ, ठीक है, कुछ प्रकाश रहेंगे। अब मान के चलो 2 बल्ब जलाओगे तो प्रकाश ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। 3 बल्ब एक ही कमरे में जलाओगे तो कुछ ज्यादा ही उजाला हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही प्रकाश बढ़ जाएगा, लाइट बढ़ जाएगा कमरे में, तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चा, इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या, एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब किसी सरफेस के पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी डिलीवर हो रहा है। मतलब एक बात बताओ, जैसे कि आप गर्मी का दिनों है ना, गर्मी के दिनों में आप एक काम करो, धूप में थोड़ा सा हाथ को निकाल दो। अब हाथ का आपका ये पोर्शन धूप में है, इधर नहीं है, तो एक बात बताओ, ये पोर्शन आपको गर्म लगेगा, ये पोर्शन गर्म नहीं लगेगा। तो आपके इतना एरिया पे एनर्जी डिलीवर हो रहा है सनलाइट के कारण, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हाथ को आप पूरा बाहर इतना निकाल देते हो तो यहां से लेके यहां तक आपको गर्म लगता है कि नहीं लगता है। अब एरिया बढ़ गया यहाँ पे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर यूनिट एरिया है, एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो जाना चाहिए क्योंकि एरिया बढ़ गया है। खैर आपको इतना समझाना था मेरे को, इंटेंसिटी का मतलब हो गया क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्यादा प्रकाश, ज्यादा लाइट जलेगा तो ज्यादा प्रकाश होगा, ज्यादा प्रकाश होगा तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। लाइट कम रहेगा, कम लाइट रहेगा तो कम प्रकाश होगा, कम प्रकाश होगा तो सीधी सी बात है वहां पे इंटेंसिटी कम रहेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। दूसरा टाइप होता है, आपको जानते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी में बता दिया हूं आपको, क्या बताया हूं डिराइव्ड क्वांटिटी में, तो डिराइव्ड क्वांटिटी में बताया हूं वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोलते हो क्या, एरिया के बारे में। एरिया होता है बच्चा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एक बात बताओ, एरिया डिराइव हुआ है किससे बताओ, लेंथ से। देखो लेंथ यूज हुआ है उसमें, ब्रेड भी तो एक हिसाब से लेंथ है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है तो बोर्ड का लेंथ देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक पूरा ये बोर्ड का लेंथ है, और ब्रेड्थ देखा जाती है, इसका ब्रेड्थ है, चौड़ाई है इसका, ये लंबाई है इसका। तो एक बात बताओ,
लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, मैं मेजर करूंगा लेंथ से ही मेजर करूंगा, मीटर से ही मेजर करूंगा। तो सीधी सी बात है, एरिया को मैं डिराइव किया हूं किससे बताओ, लेंथ से। तो एरिया आपका डिराइव क्वांटिटी है, और ये डिराइव हुआ है किससे बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे डिराइव हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। वैसे ही आप देख सकते हो वॉल्यूम, आप जानते हो वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम भी लेंथ से क्या कर सकते हैं बताओ, उसको डिराइव कर सकते हैं। वॉल्यूम डिराइव हुआ है लेंथ से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। वैसे तीसरा आप देख सकते हो डेंसिटी। तो आप डेंसिटी के बारे में जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है भैया, मास बाई वॉल्यूम होता है। और वैसे ही इसको बोल सकते हो आप क्या, मास, ये क्या हो गया बताओ, वॉल्यूम। तो एक बात बताओ, डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी नहीं है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, वॉल्यूम का लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ। और डेंसिटी मास पे भी डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम के कारण लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मतलब लेंथ और मास से मैं क्या डिराइव कर सकता हूँ बताओ, डेंसिटी को डिराइव कर सकता हूँ। इसलिए डेंसिटी भी आपका डिराइव क्वांटिटी है, इसको डिराइव करके ला सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे डेंसिटी की बात देखते हैं, स्पीड। स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और वेलोसिटी बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आएगा, टाइम। तो भाई स्पीड बोलो, डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैं एस लिख दिया और टाइम को लिख दिया टी। ठीक है, यहाँ बी डिस्टेंस है और टाइम है, तो भाई ये लेंथ है, ये टाइम है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये भी डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके उसका फॉर्मूला को लिखते हैं, वो कहलाता है आपका डिराइव क्वांटिटी। वैसे ही आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, चाहे स्पीड को v से, डेंसिटी को अपन रो से करते हैं, रो इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम को कैपिटल V से और एरिया को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। वैसे ही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन को मैं A से डिनोट करूंगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों टेंशन मत लो, लेकिन मैं यहाँ पे जो जो बता रहा हूँ डिराइव क्वांटिटी, इसको आप याद कर लेना धीरे से। ठीक है, इसको याद कर लोगे क्या होगा, थोड़ा फिजिक्स को पढ़ना और आसान हो जाएगा, आपको आगे का चैप्टर और ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो ये जो जो कुछ मैं करा रहा हूँ बेसिक तौर पे, उसको आपको याद करना है डिराइव क्वांटिटी में। ठीक है, ओके। 6 नंबर में एक्सेलरेशन आ गया। अब आता है मान चलो फोर्स, ये तो पता भी होगा। तो फोर्स बच्चों आपको पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी डिराइव क्वांटिटी है। वैसे ही आपका होता है वर्क, क्या होता है वर्क, वर्क को W से डिनोट करता हूँ। वर्क क्या होता है बताओ, ये होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब और ऐसा कुछ बता देता हूं मैं, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, जितना फिजिक्स में आपको फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सब डिराइव क्वांटिटी में आ जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए डिराइव क्वांटिटी बहुत सारा होगा, तो सबको यहाँ पे लिखूंगा तो हम लोग को बैंड बच जा रहे हैं, उतना को याद भी नहीं कर सकते। हम चैप्टर वाइज जब फिजिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर जाके लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। और जैसे ही वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे तो वर्क के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे ही अपन चले जाएंगे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे टॉर्क के बारे में देखेंगे, इनर्शिया के बारे में देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखेंगे। ये सब देखने को अपने को मिलेगा फिजिकल क्वांटिटी में। ग्रेविटेशन में जाएंगे तो वहां पे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट मिनट पूछ देता है अपने को। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर और आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ पे स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब चीज भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी अपने को यहाँ पे यूनिट, एसआई यूनिट, फॉर्मूला सब चीज पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी है वो भी। फ्लूइड मैकेनिक्स चले जाओगे तो विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वहां पे एसआई यूनिट फाइंड करने के लिए आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, है ना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ दिया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना। फिर आगे चले जाओगे तो आपका चैप्टर आ जाएगा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पे आता है आपका ये जो हीट होता है, हीट ट्रांसफर होता है किसी कंडक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा आपको, F इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी अपॉन एल। आप इसको नहीं समझेंगे, बट ये एक होता है क्या, हीट का ट्रांसफर किसमें, कंडक्टर में होता है, तो इतना हीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है। फिर आगे आप जाके देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, वहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, किसी सिस्टम को हीट दूंगा तो कितना वर्क डन और कितना अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में
यूज करेगा। इंजन विंजन के बारे में पढ़ेंगे वहां पे, थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन क्या होता है, कार्नोट से इंजन, आपका बाइक हो गया, कार हो गया, उसका इंजन क्या है, वहां पे जितना भी फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी यूज होगा उसका फॉर्मूलास और उसका यूनिट और डायमेंशन के बारे में हमको देखना रहेगा। वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वहां भी आपका आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इन सबको पढ़ना रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत कुछ है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी। फिर वहां जाएंगे तो अपन ऑसिलेशन पढ़ेंगे। ऑसिलेशन में टाइम पीरियड के बारे में जनरली अपन देखते हैं वहां पे, ठीक है। स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है। मैं पूरा चैप्टर आपको बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में आप देखेंगे 11th क्लास में ही इतने सारे चैप्टर में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके फॉर्मूलास होंगे, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे, जिनका एसआई यूनिट और डायमेंशन फार्मूला अपने को पढ़ना रहेगा। इवन क्लास 12 जाएंगे तो क्लास 12 में भी पूरे चैप्टर में अपने को जितना भी फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलेगा उसका भी अपन यूनिट और डायमेंशन पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इतना सारा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे उतना ही बताऊंगा जितना आप याद कर सको और आपको आसानी से समझ में आ सके चैप्टर। तो इतना आपको याद रखना ही रखना है, ये तो ऐसे पता भी होगा आप लोगों को, मेरे को पता है। यहाँ पे 8th नंबर में बात करता हूँ बच्चे, मोमेंटम का बात करूंगा। किसका बात करूंगा? मोमेंटम का, जिसको आपको याद रखना है। इसको लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं साथ वीडियो डाला हूँ, जिस थोड़ा सा वो वीडियो डालने के बाद स्टॉप हो गया था, बड़े समय बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वैसे 9th नंबर में आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, मोमेंटम के बाद याद रख लेना बच्चा इंपल्स के बारे में। तो इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स को मैं आई से डिनोट कर सकते हो या जे से डिनोट कर सकते हो। जे से डिनोट कर देते हैं, इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं। ये होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, लार्ज फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है ये भी पढ़ोगे आप वहीं पे, लॉ ऑफ मोशन भी आपको इसको पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। इंपल्स पढ़ लिए, फिर आपको देखना है यहाँ पे पावर के बारे में आपको याद होना चाहिए अभी से। तो पावर देखते हैं, तो पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। 11 नंबर में आते हैं, पावर के बाद अपन को पढ़ना पड़ेगा प्रेशर के बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। तो प्रेशर को भी पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये याद रखना है। 12 नंबर में जाएंगे, प्रेशर के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो बच्चे सरफेस टेंशन को मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ, टी से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं एस से डिनोट करता हूँ। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, वहां पे सरफेस टेंशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। बड़ा सा लंबा चैप्टर है वो, ठीक है। मैं बोलूंगा एक और बता देता हूँ, 13 नंबर में आपको पढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं बच्चे न्यू से। किसे? न्यू से। वी मत बोलना, न्यू होता है ग्रीक अल्फाबेट में। तो न्यू जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम पीरियड होता है ना। या फिर इसी को नंबर ऑफ ऑसिलेशन को एक ले लेते हैं और अपॉन टाइम पीरियड लेते हैं, ऐसा। 14 नंबर में एक और जान लो जिसको आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, वो है टॉर्क। और टॉर्क होता है बच्चे टाउ जी, और टॉर्क बोलते हैं अपन, ये होता है आपका क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो खैर मैं लिखते जाऊंगा तो बहुत कुछ लिख डालूंगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आपको इतना कुछ आपको याद रखना है बस, ठीक है। आगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा बाकी सब। तो मैं इसको मिटा देता, मैं इसको मिटा देता, ठीक है, ओके। अब मेरे को पता चल गया यहाँ पे 2 टाइप के क्वांटिटी होते हैं, वो पता चल गया क्या क्या। एक पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। अब 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लेते हैं क्या क्या। सबसे पहला होता है बच्चा प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और दूसरा नंबर लेते हैं अपन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो आपने प्लेन एंगल के बारे में अच्छे से पढ़ाई है। प्लेन एंगल क्या होता है? मान चलो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 लाइन निकल रहा है ऐसा, 2 लाइन निकल रहा है ऐसा, इस तरीके से। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को मैं बोलता हूं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बोलता हूं। या फिर दूसरा तरीके से डिफाइन कर सकते हो, मान चलो कोई पार्टिकल
एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो यहां से मूव करता है यहां तक, तो ये क्या कवर किया, ए से लेके बी तक क्या कवर किया बताओ, आर का कवर किया। तो इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को ओ बोलता हूं, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। अब यहां से ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इस पॉइंट ओ पे जो एंगल सब्सटेंड करता है उस एंगल को मैं बोलता हूं क्या बताओ, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, सीधा बात है, प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल होता है बच्चा थीटा, और ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस। इतना आप समझ सकते हैं, ओके। आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, अब सॉलिड एंगल देखो बच्चे, ये आता है किसके लिए डिफाइन होता है, 3 डायमेंशन चीजों के लिए होता है, 3D के लिए आप डिफाइन कर सकते हो सॉलिड एंगल को। अब कैसे डिफाइन करेंगे, इमेजिन नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं। देखो आप मान चलो यहां पे एक पर्दा है, एक क्या है, पर्दा है, पर्दे में ये छेद है, यहां पे आपका आंख है, इस आंख से आप देख रहे हो बाहर को, और यहां पे आपको इतना बड़ा सरफेस दिख रहा है, इतना बड़ा क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है। अब ये जो सरफेस है आपके आंख पे जो एंगल गिरा रहा है, तो ये सरफेस के पास एरिया है, क्या है, सरफेस पास एरिया है ना। और ये सरफेस आपके आंख में जो इस तरीके से 3 डायमेंशन एंगल बना रहा है, इस एंगल को अपन बोलते हैं ओमेगा, या फिर ये वाला ओमेगा, जो भी बोलो, ये इसी को अपन बोलते हैं, अपन क्या, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। मतलब बोलने का मतलब ये है बच्चे, आप एक काम करो, एक कोन ले लो, क्या ले लो, कोन। कोन ऐसा होता है, ये कोन, ये कोन आपका एक 3 डायमेंशन शेप है या बॉडी है बोल सकते हो। तो इसका ये जो सर्कुलर शेप है, ये शेप जो इस पॉइंट पर 3 डायमेंशन एंगल सबटेंड करेगा, ऐसे पूरा का पूरा, इस एंगल को मैं बोलूंगा ओमेगा या सॉलिड एंगल बोलूंगा। बच्चे यहां पे सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, इसको आप बोल सकते हो क्या, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा बोलते हैं, और ये होता है सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, ए, और रेडियस का स्क्वायर, या इसी को आप ओमेगा भी बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो, ओके। तो एरिया अपॉन रेडियस, जैसे कि मान चलो एग्जांपल देता हूं, फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए आपका सॉलिड एंगल क्या होगा, तो स्फीयर के लिए देखोगे, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है क्या बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ओमेगा निकालूं तो ओमेगा आ जाएगा क्या बताओ, ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए की जगह रखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है, आर स्क्वायर, तो कटेगा कितना आएगा बताओ, 4 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू मेरे क्या बताओ, 4 पाई स्टे रेडियन। तो सर स्टे रेडियन क्या है, स्टे रेडियन, तो बच्चे स्टे रेडियन होता है, क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, किसका एसआई यूनिट होता है, आपका सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल आप समझिए, ठीक है, स्टे रेडियन इसका यूनिट होता है। वैसे ही इसको आप बोल सकते हो प्लेन एंगल का, इसका एसआई यूनिट का बात करोगे, एसआई यूनिट बात करोगे प्लेन एंगल का, ये होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन। और यहां मैं बात करूंगा एसआई यूनिट ऑफ, इसका एसआई यूनिट बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट आप बात करोगे तो एस आप लिखते हैं, इसको स्टे रेडियन बोलते हैं, स्टे रेडियन होता है। तो मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं आपके, 7, है ना, उसको याद रख लेना। उसके बाद आपका डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है या फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, एक आपका क्वांटिटी होता है क्या बताओ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक होता है आपका प्लेन एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा अपना यूनिट, क्या बताओ, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट क्या है, तो यूनिट भी एक आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो मेजरमेंट के बारे में बताता है। तो मेजरमेंट जो किया है, वो मेजरमेंट को अपन मीटर में किए हैं, सेंटीमीटर में किए हैं, मिलीमीटर में किए हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपने को, जैसे कि मैं बोलता हूं, यहाँ पे पेन बोलता हूं मैं, पेन यहाँ पे 5 पेन, तो आपको कंफ्यूजन किस बात का होगा, 5 पीस पेन चाहिए, 5 किलोग्राम पेन चाहिए, 5 ग्राम पेन चाहिए, है ना, 5 ग्राम पेन चाहिए, तो बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे भाई यहाँ पे क्वांटिटी पीस में है पेन का, कि किलोग्राम में है पेन का, किलोग्राम में पेन चाहिए, कि भाई यहाँ पे ग्राम में पेन चाहिए।
तो यहां पे आदमी कंफ्यूज हो सकता है, एक पेन का वैल्यू 5 सुन के, ठीक है। यदि आप सोचेंगे 5 पीस पेन मांग रहे हैं, आप 5 पीस देंगे, लेकिन वो बोलेगा मेरे को 5 किलोग्राम चाहिए, आप तो 5 पीस दे रहे हैं, तो आप बोलोगे डायरेक्टली, तो भाई आपको क्लियर बोलना चाहिए। तो क्लियर बोलने का सेंस क्या है आपका? क्लियर बोलने का सेंस है कि भाई आप 5 के साथ किलोग्राम बोलो, 5 के साथ ग्राम बोलो, 5 के साथ पीस बोलो। तो यहां पे यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। तो यूनिट बहुत जरूरी है, इसलिए अपने को यूनिट पढ़ना पड़ता है। तो यहां पे देखोगे यूनिट हमारे पास कितने टाइप के यूनिट होते हैं। यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करूंगा मैं। इसके बारे में सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बच्चे, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इसको फ्रांस ने दिया था सबसे पहले, ठीक है, फ्रांस ने बनाया है इस सिस्टम को। फ्रांस में होता था CGS सिस्टम, यूनिट का मेजरमेंट। मतलब सीधी सी बात है, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में बच्चे हम लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, सी से सेंटीमीटर। लेंथ को मेजर करते थे किससे बताओ? सेंटीमीटर से। वैसे जी मतलब ग्राम होता है, मतलब मास, मास को मेजर करते थे किससे बताओ? ग्राम से, ठीक है। और एस मतलब टाइम, सेकंड हो जाएगा, तो टाइम को मेजर करते थे किसमें बताओ? सेकंड से। मतलब कि यहां पे आप बोल सकते हो CGS सिस्टम है तो C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं CGS सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, वैसे ही दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा CGS सिस्टम के बाद आता है आपका दूसरा FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम होता है दूसरा। तो FPS सिस्टम ये भी आपका दिया है, फ्रांस ने दिया है इसको आपका ब्रिटेन के लोग बोल सकते हो, ब्रिटिश लोग FPS सिस्टम मानते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे इन दिस सिस्टम आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ इज मेजर्ड बाय फुट से, और मास इज मेजर्ड बाय पाउंड, और टाइम को मेजर करते हैं किससे बताओ? सेकंड से। टाइम को मेजर करते हैं किससे बताओ? सेकंड से। मतलब सीधी सी बात है, यहां मैं बात करूं FPS सिस्टम में, F मतलब हो जाएगा आपका फुट, P से हो जाएगा पाउंड, और S से हो जाएगा सेकंड। क्लियर है बात? ओके, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेना है बोल सकते हो। 1 फुट इक्वल्स टू बोल सकते हो कितना? 12 इंच होता है। और 1 इंच मतलब समझना आप कितना? 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 1 फुट को सेंटीमीटर लिखना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बोल सकते हो। 30 ज्यादा जाएगा बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके मैं उसको 30 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे पाउंड आ गया तो आप ये समझिए 1 केजी इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स बोल सकते हो, जिसको LBS करके भी अपन बोलते हैं, ठीक है। कितना होता है? 1 केजी मतलब होता है 2.2 पाउंड्स होता है। ओके, इतना एक्स्ट्रा ज्ञान आपको पता होना चाहिए था। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो कि होता है MKS। इसको भी फ्रांस ने ही दिया है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भी इन दिस सिस्टम मैं क्या करता हूं? मैं मास को मेजर करता हूं किससे बताओ? तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से। पहले लेंथ है यार, लेंथ को मेजर करते हैं M से मीटर, M से क्या आ जाएगा? मीटर। और मास को मैं मेजर करता हूं किलोग्राम से, केजी मतलब किलोग्राम। और वैसे ही टाइम को मैं मेजर करता हूं S से सेकंड हो जाएगा सेकंड। मतलब MKS से फुल फॉर्म है यहाँ पे MKS सिस्टम लिखा है तो M मतलब हो गया आपका मीटर, K मतलब हो गया किलोग्राम, और S मतलब हो गया आपका सेकंड। S मतलब हो गया आपका सेकंड, ठीक है।
अब ऐसे ही होता है, एक चौथा नाम होता है जिसको मैं बोलता हूँ एसआई यूनिट। इसको बोला जाता है बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में पूरा अपने यूनिवर्स में, पूरा अपने वर्ल्ड में हर एक जगह इस सिस्टम ऑफ यूनिट को माना जाता है। तो इसमें अलग से इस टाइप से बताने की जरूरत नहीं है, लेंथ मास ब्रेड्थ को, है ना, लेंथ मास और टाइम के बारे में यहाँ पे सब क्वांटिटी आएगा, उनका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इन सबको मिटा दूं मैं, ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आप जाएंगे तो आप देखोगे फॉर्मूलास, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको एरिया के बारे में। एरिया के बारे में बता रहा था, तो एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और इसका एसआई यूनिट का बात आप करोगे तो एसआई यूनिट हो जाएगा लेंथ का मीटर, इसका मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वैसे ही आप बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो मीटर 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 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वैसे तीसरा आप देखेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी का एसआई यूनिट आपको निकालना है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास का होता है किलोग्राम एसआई यूनिट, और वॉल्यूम का भी जस्ट निकाले वो मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का आ जाएगा यहाँ पे मीटर क्यूब। फोर्थ नंबर है डेंसिटी के बाद आप देखे थे किसके बारे में, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी जो होता है क्या होता है बताओ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा एसआई यूनिट। वैसे ही आप देखेंगे एक्सेलरेशन, क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड से और टाइम को सेकंड से, तो वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम का सेकंड, तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वैसे 6 नंबर में जाते हैं आप, एक्सेलरेशन के बाद आपका आता है क्या, फोर्स। तो फोर्स, फोर्स क्या होता है आपको बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट होता है बच्चा न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें बताओ, न्यूटन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें बताओ, इसमें। तो मास को लिख सकते हो आप बताओ एमकेएस में, मास को लिख सकते हो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन लिख सकते हो, देखो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का हो गया किलोग्राम। ये माइनस नहीं है बच्चों, किलोग्राम और मीटर को साथ में लिखने का तरीका क्या है, डैश करके लिख दो, माइनस नहीं है, याद रखना ये, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो इसको। वैसे 7वें नंबर में आप आते हैं, वर्क के बारे में देखते हैं। तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज होता है, क्योंकि वर्क से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी से वर्क होता है, कुछ भी बोल सकते हो, एनर्जी से वर्क होगा या वर्क से एनर्जी कन्वर्ट होगा, ये दोनों सेम चीज होता है, ठीक है, एसआई यूनिट वाइज और डायमेंशन वाइज। बट फिजिक्स में देखा जाए फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, वर्क और एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है, इसका एसआई यूनिट का बात करूंगा तो सेम होगा। तो वर्क का आपको जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो वर्क का होता है जूल, एनर्जी भी क्या होता है, जूल, जूल होता है। और एक जूल किसके इक्वल आएगा, तो इसमें बदलोगे तो फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं, और न्यूटन क्या होता है आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का इतना आएगा, देखो फोर्स का न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और न्यूटन को लिख सकता हूं मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन के जगह, फोर्स के जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। और एस मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको मेजर करते हैं मीटर से, यहाँ पे इंटू मीटर आएगा, मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा एक जूल को। एमकेएस सिस्टम में आप बोल सकते हो, एमकेएस मतलब क्या हो जाएगा बताओ, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में। आठवां आप यहीं पे देखते हैं पावर के बारे में। तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चा क्या बताओ, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का एसआई यूनिट होता है बच्चे वॉट, क्या होता है, वॉट। पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। तो एक वॉट को आप लिख सकते हो क्या बताओ, एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। तो वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को लिख सकता हूँ जूल, और जूल को लिख सकता हूँ ये। तो वर्क का लिखूंगा क्या बताओ यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड का इस सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेकंड क्यूब। तो इस तरीके से आ जाएगा अपॉन में सेकंड क्यूब, ये आपका हो जाएगा वॉट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो ये सबका ऐसा यूनिट एक लाइन से लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है, बिल्कुल लिखा रहा है। 9th नंबर में आपको बताया था मोमेंटम, क्या बताया था, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इसका एसआई यूनिट लिखूंगा तो एसआई यूनिट मास का हो जाएगा किलोग्राम,
और वेलोसिटी का, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। माइनस नहीं है ना, ये साथ में लिखे हैं किलोग्राम मीटर को, एम डैश एम ऐसा करके, किलोग्राम डैश एम करके। 10th नंबर में आप देखेंगे मोमेंटम के बाद, मोमेंटम के बाद आप देखे थे किसके बारे में, इम्पल्स, किसके बारे में, इम्पल्स। इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और टाइम का हो जाएगा सेकंड। देखो ना, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। न्यूटन माइनस सेकंड नहीं है, न्यूटन सेकंड साथ में लिखा हूं, साथ में लिखने के लिए ऐसा डैश लगाते हैं अपन, ठीक है, माइनस नहीं है, वो घटा नहीं रहे। वैसे 11 नंबर में आप देखे थे किसके बारे में, टॉर्क। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है, क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। वैसे 12 नंबर में आप देखे थे प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है बच्चा फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो भाई फोर्स को मेजर करता हूं मैं न्यूटन से और एरिया को मेजर करता हूं किससे बताओ, मीटर स्क्वायर से। तो जितना भी आप फॉर्मूला देखेंगे उससे अपन डिराइव कर सकते हैं। तो याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका एसआई यूनिट नहीं होता है प्रेशर का, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल। और पास्कल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक पास्कल इक्वल लिख सकता हूँ 1 न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ, तो न्यूटन को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो अलग तरीके से आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज यूनिट एंड डायमेंशन का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर टाइप से मैं स्टार्ट किया था और आपको यूनिट तक मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं इसका, तो डायमेंशंस के बारे में देखेंगे और समझेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे, उसका चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया, आपको लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और इसको फैला दें, थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों से, जिससे वो भी इसका फायदा उठा पाए और वो सीख पाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।